Now, this is lecture number 11, class +1, topic atomic structure. इस लेक्चर में मैं आपसे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा, इमिशन स्पेक्ट्रा डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैं इस लेक्चर में आपसे ये डिस्कस करूंगा कि हाइड्रोजन के केस में किस तरह की स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, यार इन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लाइन एमिशन डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के नाम से जानते हैं। तो जैसे हम ये ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जो स्पेक्ट्रा है ये दो तरह का होता है, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, राइट। अब इस एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करें, ये फर्दर कॉन्टिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमारा सनलाइट सोर्स, फिलामेंट ऑफ बल्ब, जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास करते हैं या किसी मेटल रॉड को हीट करते हैं, देन वी गेट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अदरवाइज हम एलिमेंट्स के केस में हमेशा डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में हमारे पास क्या कौन सा स्पेक्ट्रा आ जाएगा? लाइन डिसकंटिन्यूअस एमिशन स्पेक्ट्रा। सो दैट इज आवर मेन टॉपिक। अब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा हम कैसे ले सकते हैं? ये देखिए, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें लो प्रेशर पे हम डिस्चार्ज पास कर रहे हैं और जो यहां से रेडिएशंस बाहर आ रही हैं, जब ये ग्लो करेगा, जो रेडिएशंस बाहर आ रही हैं उसको प्रिज्म में से पास करेंगे, देन फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर ऑब्टेन करेंगे, देन वी गेट अ स्पेक्ट्रा। ओके, और वो स्पेक्ट्रा इस तरह का नजर आएगा। इज इट क्लियर? तो इस स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनका रोल है। उनमें से लाइमन, बैल्मर, बास्टियन, ब्रैकेट, फंड ने अपनी अपनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व की। तो इसके लिए कि कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन की क्या वेवलेंथ है, उसके लिए रिडबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया, दैट इज नोन एज रिडबर्ग्स फॉर्मूला, दैट इज 1 by lambda, where lambda is wavelength, RH is Rydberg's constant, its value is 109,677 centimeter inverse. Okay, 1 by n1 square minus 1 by n2 square. 1 by lambda को हम वेव नंबर भी कहते हैं, यहां से हम वेवलेंथ जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन सिंपली हाइड्रोजन के लिए। अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पे हम Z स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, राइट। हीलियम आयन, हीलियम +1 सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, तो Z थोड़ी ना बदलता है, इसके लिए Z2 हो गया। लिथियम आयन, लिथियम +2 आयन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, इसके लिए Z3 हो गया। तो रिमेंबर, इस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब जो इसमें सीखने वाली बात है वो ये है कि अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें, राइट, लाइमन सीरीज में ये मेरे पास नैनोमीटर में वेवलेंथ्स हैं। पहली वेवलेंथ 121.6 नैनोमीटर है। ये रिप्रेजेंट करती है जब इलेक्ट्रॉन सेकंड लेवल से फर्स्ट लेवल में आता है। हम बात एमिशन की कर रहे हैं। एमिशन का मतलब होता है एमिट करना। ओके, एमिट कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा। मान लीजिए ये आपके पास शेल्स हैं, ओके, ये हमारे पास शेल्स है, राइट। दिस इज N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन किसी हायर लेवल में
ऑब्वियसली कब जाएगा? जब उसको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, पहले वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से फर्स्ट लेवल में फॉल करता है, राइट, तो जो वेवलेंथ्स आती है वो किसके अंडर आएंगे? लाइमैन सीरीज के अंडर आएंगे। ये इज दैट क्लियर? तो उसको हमने इस स्पेक्ट्रम में ऐसे शो किया है, राइट। सो अगर आप ये डिटेल में हम बोहर्स मॉडल में डिस्कस करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में फॉल करता है, फॉर योर इंफॉर्मेशन वहां सिखाया जाएगा, इन दोनों के बीच में एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है। इसीलिए जो वेवलेंथ होती है, रिमेंबर, वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। सो जिसका एनर्जी डिफरेंस कम है, वेवलेंथ ज्यादा होगी। इसीलिए आप देखिए ये 121.6, ये नीचे वेवलेंथ कम होती जा रही है, मतलब एनर्जी डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? N2 to N1। ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट शेल में फॉल करता है तो जो वेवलेंथ निकलती है वो 121.6 नैनोमीटर है। अब 1 और 3 के बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया, सो वेवलेंथ कम हो गई। अब देखिए वेवलेंथ छोटी हो गई, तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? N3 to N1। नेक्स्ट यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज 102.6। अब 1 और 4 के बीच में एनर्जी गैप और बढ़ गया, इसका मतलब वेवलेंथ और छोटी हो गई, ये N4 to N1 के बीच में। तो ये सारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हम यहां दिखा रहे हैं, देखिए डाउनवर्ड वेवलेंथ कम होती जा रही है, ये सारी लाइमैन सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, राइट। और ये सारी की सारी वेवलेंथ यूवी रीजन में फॉल करती है। इसके बाद बैल्मर ने कुछ रेडिएशंस ऑब्जर्व की। वो कैसे? उसने ऑब्जर्व की जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से सेकेंड लेवल में फॉल करता है, उसको हम बैल्मर सीरीज कहते हैं। ये बैल्मर सीरीज है, राइट। तो बैल्मर सीरीज के लिए क्या हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू RH, ये कांस्टेंट है। N1 का वैल्यू ये क्या हो जाएगा? हियर N1 इज ऑलवेज 2 माइनस 1/N2 स्क्वायर, ठीक है, इंटू Z स्क्वायर। Z हाइड्रोजन के लिए 1 हो गया, तो N1 इज 2 and N2 is higher, greater than 2, right? 3, 4, 5, so उससे जो वेवलेंथ आएंगी दे विल कम अंडर बैल्मर सीरीज, एंड बैल्मर सीरीज लाई इन विजिबल रेंज। सी दिस, ओके। एंड अब आप देखिए, जब आप बैल्मर फर्स्ट देखते हैं, दिस इज 656.3 नैनोमीटर, जो कि लाइमैन फर्स्ट से बड़ा है। सो इसका मतलब बैल्मर क्या था? जब 3 to 2, ये फर्स्ट बैल्मर है, राइट, ये फर्स्ट लाइमैन है। अब अगर यहां वेवलेंथ बड़ा आ रहा है इससे, इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस कम हो गया। इट मींस जैसे ही हम हायर शेल्स के सक्सेसिव लेवल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस देखते हैं, वो कम होता जा रहा है। कहां से हमें पता चला? इन वेवलेंथ से। तो फर्स्ट बैल्मर का कंपैरिजन फर्स्ट लाइमैन से किया है, ओके। सो वेरी गुड कंपैरिजन। देन सेकेंड बैल्मर क्या होगी? 3 to 2, थर्ड 4 to 2, नेक्स्ट 5 to 2, एंड सो ऑन। एंड सी डाउनवर्ड वेवलेंथ छोटी होती जा रही है। इस तरह पैशन सीरीज कैसे आएगी? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर लेवल से थर्ड लेवल में फॉल करेगा, N1 आपका थर्ड होगा, N2 हायर देन ग्रेटर देन 3 वैल्यू होगा। So when electron falls from any higher level to third level, then that is known as Paschen series. वो इंफ्रारेड रीजन में आएगा। इस तरह हमारे पास ब्रैकेट सीरीज है, इनफर्ट सीरीज है। एंड ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां फॉल करेगा? फोर्थ हायर लेवल से फोर्थ लेवल में। ये कंपैरिजन इस तरह यूजफुल हो गया कि जब मैं फर्स्ट लाइन में 2 to 1
को फर्स्ट बैलमर, राइट, 3 to 2, ये फर्स्ट बैलमर क्या होगी 3 to 2, थर्ड से सेकेंड। फर्स्ट पास्चर क्या होगी 4 से 3, 4 से 3, ये 4 से 3 हो गया, ये 3 से 2 हो गया, ये 2 से 1, ये फर्स्ट लाइमन है, ये फर्स्ट बैलमर है, ये फर्स्ट पास्चर है, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये फर्स्ट फंड सीरीज है। .3, 1875.1, 4050, 7451.0 nanometer. Wavelength is increasing. कितना इंक्रीज है देखिए, इसका मतलब शेल्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए इसको इस वे से ड्रॉ किया गया है। और कितना अच्छा कंपैरिजन यहां है, जो लाइमन सीरीज है वो सभी अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। बैलमर जो वेवलेंथ ऑब्जर्व की स्पेक्ट्रल लाइंस वो विजिबल रेंज में आती है, 380 to 760 नैनोमीटर की रेंज में आती है। सी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन पास्चर ब्रैकेट फंड सारी जो है वो आईआर रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में आ रही है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है। तो क्या ये लगता नहीं कि हमें यहां से इस बात की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हर जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं, उनकी एनर्जी फिक्स्ड है, राइट? और सब लेवल की अपनी अपनी एनर्जी है, उनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि देखिए वेवलेंथ का डिफरेंस जो है वो अलग तरह से है, राइट? सो कंक्लूजन ये है, हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स कहते हैं। हर लेवल की एनर्जी फिक्स्ड है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल कहते हैं, जो कि क्वांटाइजेशन को लीड करती है। सो इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल क्या है, इनकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है, ओके? एंड इनके बीच में जो एनर्जी गैप है तो फिक्स्ड, ओके, क्योंकि इनकी एनर्जी फिक्स्ड है, बट वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो सबके बीच में स्पेसिंग इक्वल होनी थी। यहां एनर्जी डिफरेंस देखिए, यहां गैप ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है एनर्जी गैप, यहां और कम, यहां और, वो कैसे पता चले? यदि देखिए यहां वेवलेंथ मिनिमम है 2 to 1, तो एनर्जी वेवलेंथ मिनिमम है तो एनर्जी ज्यादा हुआ है। यहां वेवलेंथ ज्यादा है, ये कौन सा हो गया 3 to 2, एनर्जी कम हो गया। यहां 4 to 3, जिसको हम क्या कहेंगे, शाबाश, 4 to 3 फर्स्ट पास्चर, यहां वेवलेंथ और ज्यादा बढ़ गई, ये से रफली देखिए ऑलमोस्ट 3 times के पास, जिसका मतलब एनर्जी गैप और कम हो गया। अब फर्स्ट ब्रैकेट को देखिए 5 to 4, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप, मतलब बहुत ज्यादा वेवलेंथ डिफरेंस आ गया, इसका मतलब एनर्जी गैप और कम हो गया। इट मींस जैसे ही हम न्यूक्लियस से अवे जा रहे हैं, शेल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है वो कम होता जा रहा है। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हिंट दे रहा है, फिक्स्ड एनर्जी लेवल के बारे में हिंट दे रहा है। इसीलिए स्पेक्ट्रल लाइंस को सीखना जरूरी था, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें स्पेक्ट्रल लाइन से मिलती है। इन स्पेक्ट्रल लाइन की बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ने नहीं की थी, ये थी उसकी थर्ड मेजर लिमिटेशन। पहले थी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्ड लाइन स्पेक्ट्रा की बात नहीं की गई। सो मैं अब उम्मीद कर सकता हूं कि आपको मेरा ये टॉपिक डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। अब सवाल एक रह जाता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी मिली, वो मॉलिक्यूल ब्रेक करके
एटम्स में टूट गया, एटम्स में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन एक है, पर हाइड्रोजन के जो लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, ये जो स्पेक्ट्रा आपके पास क्या है, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, इसमें वेवलेंथ तो कितनी सारी आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक है। दैट इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बेसिकली एक ही इलेक्ट्रॉन से इतनी सारी वेवलेंथ हमें मिल रही है। सो रीजन क्या है, उसमें कितने सारे एटम्स हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब में। जब एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जाते हैं, एटम्स आपस में कोलाइड करते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा, हो सकता कोलिजन से या किसी रीजन से उसको एनर्जी मिली तो फिर से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ओके, तो दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन गो टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। तो हम यहां आपको ये बतलाना चाहते हैं कि चाहे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, पर जो कि शायद पहले हमारी धारणा ये रहती है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन तो उसमें एक ही शेल है, उस धारणा को हम बदलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती हैं, हर शेल की एनर्जी फिक्स्ड होती है, राइट। ये इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि वी हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स and electron is excited to different energy levels by absorption of energy, and after that electron comes back to its lower levels, जिससे क्या है कि वो एनर्जी रिलीज करेगा, राइट। जो दिस इज व्हाट emission from when electron is coming from higher level to lower level, तो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है तो किसी फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाके गिर रहा है। तो ये किसका, फिर से दोबारा बोलो, प्रूफ हो गया फिक्स्ड शेल का, जिनकी एनर्जी फिक्स्ड है। तो यहां से हमें पता चलता है कि एटम का सही रूप जो है वो ये है।